हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द थिंग स्टेट। सो आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को खत्म करने वाले हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट टू टॉपिक्स, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द अनदर वन, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। सो गाइस, अर्लियर पार्ट में हमने डिस्कस करा one of the most important topics of this chapter from the point of view of question answer writing. At this question can be asked by CBSE for 6 marks or 4 marks easily in every set. I'd like to say every set or at least in one set. This the question from this part would be asked. So shock therapy in the post-communist regime and the consequences of shock therapy. ये दोनों पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी। गाइस, आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द former Soviet republics are prone to conflict and many have had civil wars and insurgency. जो मतलब पहले जो जो पहले कंट्रीज जो आज की कंट्रीज जो पहले सोवियत के पार्ट थे, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट के मतलब प्रोन है। मतलब उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जल्दी होते एज कंपेयर टू अनदर सच कंट्री। ओके, तो यहीं पे एनसीईआरटी ने हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो सीबीएसई आपको आंसर राइटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू में बहुत इजीली पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ टिक मार्क और मैचिंग। ये पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से नोट बनाते हुए देखते हुए जाना है। अगर आपको नोट बनाने हैं सेल्फ नोट फॉर सेल्फ, you can do it. Otherwise, we have uploaded our premium notes and MCQ notes on our Telegram channel. Okay. In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan. रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे, चेचिया और दागिस्तान। उसके अंदर वायलेंट मूवमेंट्स चल रहे थे। तो मॉस्को मतलब जो मॉस्को रशिया कैपिटल है जहां उनके लीडर्स बैठते हैं, उन्होंने क्या मेथड निकाला, उन्होंने साथ दिया दागिस्तान का। उन्होंने सोचा कि हम चेचया चेचनिया के रेबेल्स को सप्रेस कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी ही टेरिटरी में अपने ही लोगों पर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर दी। मतलब जहाज में बॉम्ब फेंक से ले गए लोगों के ऊपर। इसकी वजह से हालात तो सही नहीं हुए, उल्टा और बदतर हो गए। और इसको देखते हुए बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए। और सेंट्रल एशिया में हम आते हैं तो तजाकिस्तान कंट्री ने सिविल वॉर विटनेस करा जो 10 साल तक चला। मतलब 2001 तक, 1991 से स्टार्ट होकर वो 2001 तक वो चलता रहा सिविल वॉर। ओके। और अजरबैजान के अंदर एक प्रोविंस है नगोर्नो काराबाख। तो वहां के कुछ लोकल अर्मेनीज चाहते थे कि हम भाई अर्मेनिया को ज्वाइन कर लें, है ना। जो वहां के अजरबैजान के अंदर एक प्रोविंस है नगोर्नो काराबाख। अजरबैजान के अंदर प्रोविंस है नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख के अंदर रहते हैं कुछ लोकल अर्मेनीज जो चाहते हैं कि भाई हम अर्मेनिया को ज्वाइन कर ले, हमें अजरबैजान में नहीं रहना। ओके। और जॉर्जिया में भी टू प्रोविंस थी। ये एमसीक्यू पर्पस के लिए सीबीएसई और सीयूटी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट। जॉर्जिया में कितनी प्रोविंस थी जो भाई इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी, जो लेटर जाके सिविल वॉर में कन्वर्ट हुए? कितने थे? दो। और ऐसे ही मूवमेंट्स कंटिन्यू होते गए यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। ओके। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, वो एरिया है, उस एरिया के अंदर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ही वास्ट अमाउंट में है, जिसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखते हैं। और इसे ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बहुत सारी प्राइवेट ऑयल कंपनीज और कंट्रीज देख के अट्रैक्ट होती हैं। और इसको अट्रैक्ट कौन कौन कंट्रीज होती हैं? और जो आउटसाइड द एंड द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। ये लोकेशन बताई है कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और जो 9/11 आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएसए चाहता था कि उसके मिलिट्री बेस इन एरियाज में स्टेब्लिश हो। इसलिए उन्होंने सेंट्रल एशिया की बहुत सारी गवर्नमेंट को पे भी करा कि वो अपने बेसिस वहां स्टेब्लिश कर सके, ताकि उनके एयरप्लेन्स वहां से फ्लाई कर सके। क्योंकि
उनकी वॉर चल रही थी अफगानिस्तान और इराक के साथ। ओके। और रशिया ये नहीं चाहता था, क्योंकि रशिया उन्हें परसीव करता था अपना नियर एब्रोड, मतलब मानता है कि हाँ भाई अब हम अलग हो गए हैं, लेकिन पास्ट में एक टाइम पे हम सारे साथ ही रह गए, सोवियत यूनियन बनाते थे। तो इसलिए रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता था। और यहाँ चाइना के एंट्री, चाइना को यहाँ पे ऑयल रिसोर्स दिख रहे थे, मतलब उसे यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहे थे, इसलिए चाइना ने अपने बॉर्डर सेटल करने शुरू कर दी इन एरिया के अराउंड, और ट्रेड करने की कोशिश भी करी। और यहाँ पे अब आता है जिक्र ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का। अब वो हमसे पूछ सकता है सीबीएसई कि भाई ऐसी कौन सी कंट्री थी जो बहुत ही पीसफुली स्प्लिट होगी विदाउट एनी वायलेंट मूवमेंट। तो वो था चिकोस्लोवाकिया। चिकोस्लोवाकिया स्प्लिट हो गया चेचाक एंड स्लोवाक्स के अंदर दो पार्ट्स में पीसफुली। लेकिन आपसे यही पूछ सकते हैं सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ। सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूगोस्लाविया के अंदर 1991 में, जो दो में नहीं बहुत सारे पार्ट्स में कटा। लाइक क्रोटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जगोविनिया, ये सारे पार्ट्स में टूट गया, और बाद में सारे पार्ट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज का। ये हमारी बुक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दिया कि इस बुक में हम पहले चैप्टर को अच्छे से डीपली डिस्कस कर चलेंगे, और लास्ट में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया भी है, और जो भी वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसका सारी कंट्रीज पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सारी कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड है ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम इसी बुक के फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके। सो बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज विद द रशिया। इंडिया ने अपने बहुत अच्छे संबंध बना के रखे हैं, जो मतलब कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करता है किसके साथ? सिर्फ रशिया के साथ। ठीक है। और उसके बाद रशिया और इंडिया की जो मतलब रिलेशंस हैं, ये मतलब एक हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर टिके हुए हैं। कि लाइक जो इंडियन हीरोज थे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये हाउस होल्ड नेम हुआ करते थे रशिया में, और बहुत सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज में। ठीक है। और इंडिया के जो हिंदी फिल्म सॉन्ग्स थे वो भी बहुत पॉपुलर थे इस रीजन में। और रशिया और इंडिया शेयर करते हैं विजन किस चीज का? एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश होने का, कि मतलब एक ही पोल नहीं है, एक कंट्री करे डोमिनेट, मल्टीपल कंट्रीज मल्टीपल एरियाज इमर्ज हो रहे हैं एज अ पोल ऑफ पावर। और इसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, द ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में। ओके। अब यहाँ पे इंडिया और रशिया ने सिस्टम रखा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, इन विच द अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कि अगर हमला चाहे किसी एक कंट्री पे हुआ, हम पे ना हुआ हो, लेकिन वो एक मतलब कलेक्टिव एक्शन डिमांड करता है। कलेक्टिव मतलब सब मिलके कुछ एक्शन ले, ये इसका मीनिंग है कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके बाद greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts, and independent foreign policy for all countries, and decision making through bodies like UN that should be strengthened and democratized and empowered। ये बेसिस है जिसके ऊपर इंडिया और रशिया चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश हो। और ये एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 3 लाइन कि लाइक लिटरली 80 बायलैटरल एग्रीमेंट से भी ज्यादा इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए। किसके अंडर? इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 के अंडर मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। और इंडिया को बेनिफिट मिलता है रशिया का संबंध बना के किन इश्यूज के ऊपर? कश्मीर, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia, and balancing its relation with China। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इंडिया को बेनिफिट मिलता है रशिया के ऊपर। अब आप यह बात समझ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत ही ब्रूटल अरीना है, जहाँ पे कोई किसी का फायदा फ्री में नहीं करवाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ का स्वार्थ छिपा होता है। लाइक यहाँ पे रशिया का छिपा हुआ है। रशिया क्यों इतनी हेल्प करता है इंडिया की?
क्योंकि रशिया को भी बहुत फायदा है इंडिया का संबंध बना के, क्योंकि इंडिया रशिया का, क्योंकि इंडिया जो है रशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। कि मतलब जो रशिया से मैक्सिमम जो हथियार परचेस करता है उस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है इंडिया। क्योंकि इंडियन मिलिट्री अपने मैक्सिमम हार्डवेयर रशिया से एक्वायर करता है, और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, जिसकी वजह से इंडिया बाय टाइम बार बार अपने एनर्जी सप्लाईज को इंक्रीज करने के लिए रशिया की तरफ रुख करता है। रशिया इज important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. रशिया इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और रशिया बार बार हमारी हेल्प करने के लिए पहले ही एग्जाम्पल है। जब इंडिया अपने ऑयल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब भी रशिया हेल्प करने आया इंडिया की उस वक्त। और जब इंडिया को अपने ऑयल एनर्जी इंक्रीज करने होता है, लाइक अपने एनर्जी इंपोर्ट्स इंक्रीज करने होते हैं, तो रशिया, तो इंडिया हेल्प लेता है किसकी? रशिया की, कजाकिस्तान की और तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है। और जो इंडिया की कॉपरेशन है इन सब रिपब्लिक के साथ, पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है जो करता है इंडिया ऑयल फील्ड्स में, वो सब करता है रशिया की वजह से। भाई रशिया के साथ की पार्टनरशिप है। और रशिया इंपॉर्टेंट किस लिए है? रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान के लिए भी। ओके। और इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को भी रशिया ने बहुत असिस्ट करा है बाय टाइम। फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक रॉकेट, जब इंडिया को इसकी जरूरत थी, तो फिर रशिया ने आके आगे से हमारी हेल्प करी, और जो हमारा साइंटिफिक प्रोजेक्ट था उसको फुलफिल करा। तो रशिया और इंडिया एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसके अंदर रशिया और इंडिया दोनों कंट्रीज का कलेक्टिव प्रॉफिट होता है, और दोनों ही इस संबंध से खुश है। सो गाइज, फाइनली हमारा चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी खत्म हो चुका है। हमने इस चैप्टर को डीपली डिस्कस करा फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू टू द क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं था। अगर है सो आप डाउट अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल द थिंक स्टेट, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइज, इसके कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। और सारे टाइमली अपडेट्स के लिए और ऐसा ही एक्साइटिंग और वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द थिंक स्टेट, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पेस्टेड है। सो प्लीज ज्वाइन, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। If you like this video, do subscribe, like and share. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक का चैप्टर 2 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।